इस वीडियो में हम लोग एक सवाल, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं, इसके जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों, हमने पहले के वीडियोस में पढ़ा है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं जो हैं वो हमारे आसपास दिखती हैं। वैसे तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, किंतु हमारे आसपास जो सबसे ज़्यादा दिखने वाली अवस्थाएं हैं वो है ठोस, द्रव और गैस। ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम ये जानना चाहेंगे, यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि क्या किसी ठोस को द्रव में बदला जा सकता है, क्या किसी द्रव को गैस में बदला जा सकता है, और ठीक उसी प्रकार क्या हम किसी गैस को ठोस में बदल सकते हैं। हम अपने अगर अनुभव को देखेंगे ना तो हम लोग जान पाएंगे और हम लोग ऐसा बता पाएंगे कि हम लोग पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने बर्फ़, जो कि एक ठोस है, उसको पिघलकर पानी बनते हुए देखा है। जब हम मोमबत्तियाँ जलाते हैं तो हमने इस मोमबत्ती को पिघलकर द्रव में बदलते हुए देखा है, जब ये मोमबत्ती जल रही होती है तब। और फिर जब ठंडी हो जाती है पिघली हुई मोमबत्ती तो ये फिर से जम जाती है और क्या बन जाती है, ठोस। वैसे ही हमने जब पानी गर्म किया होगा कभी किचन में चाय बनाने के लिए या किसी और काम के लिए, तो हम लोगों ने देखा है कि वो पानी जो है वो किस में बदल जाती है, जल वाष्प में। और ये जल वाष्प जो कि गैसीय अवस्था वाला पदार्थ है वो कहाँ चला जाता है, वायुमंडल में उड़ के चला जाता है। तो क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकते हैं? तो इसका जवाब क्या होगा कि हाँ, पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं। और जब पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं तो हमारे पास अब अगला क्या जानना होगा कि हम लोग किस तरीके से बदल सकते हैं, किन चीज़ों को हम बदलेंगे कि पदार्थ की अवस्था जो है वो बदल जाए। शुरू करते हैं। जैसे कि जल के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा की कि जल की 3 अवस्थाएं हम देखते हैं, ठोस है, द्रव है और गैस है। कौन कौन से? ठोस बर्फ, द्रव जल हो गई, और गैसीय अवस्था क्या हो गई, जल की जल वाष्प हो गई। ये हमने अपने किचन में अगल बगल आसपास देखा है। यानी कि कोई एक पदार्थ, यहाँ पे जल जो है वो तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। और इसका ये भी मतलब निकलेगा कि जल जो है अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में भी जा सकता है। अब कैसे होगा ये हम पढ़ेंगे। तो जो पहला तरीका है पदार्थ की अवस्था को बदलने का वो है तापमान परिवर्तन का प्रभाव। यानी हम क्या बदलेंगे, तापमान, टेम्परेचर चेंज करेंगे। अर्थात हम पदार्थ को या तो गर्म करेंगे या फिर ठंडा करेंगे। गर्म करने से तापमान बढ़ेगा, ठंडा करने से तापमान घटेगा, और इस तरह से क्या हो जाएगा, तापमान का परिवर्तन। अब देखते हैं इसका प्रभाव क्या होता है। जब हम किसी ठोस के तापमान को बढ़ाते हैं ना तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होगी कि कणों की गतिशीलता बढ़ जाएगी। यानी कि जो उनका कंपन होगा ना, गतिशील होने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा ना कि इस ठोस के कणों के बीच जो आकर्षण बल है ना वो कम हो जाएगा, कम पड़ जाएगा, और ये कण जो है ना एक दूसरे से अलग होने लगेंगे। और क्या होगा कि अपने नियत स्थान को छोड़कर स्वतंत्र रूप से गति करने लगेंगे। अब इस अवस्था में क्या होगा कि ठोस पिघल जाएगा और द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। तो हुआ क्या है कि हम लोगों ने ठोस को क्या किया, गर्म करने से क्या बढ़ी, उसकी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या हुआ कि पदार्थ के कणों की गति हो गई तेज, यानी कि कंपन जो है वो तेज हो गया, और तेज गति के कारण ये अपने बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती हैं और स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं। अब रिज़ल्ट ये होता है कि ये ठोस जो है वो पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अब जिस न्यूनतम यानी कि कम से कम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वो उस ठोस का गलनांक कहलाता है। बर्फ़ का गलनांक कितना है, 273.15 केल्विन। अगर सेल्सियस में बोलें तो ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है बर्फ़ का गलनांक। अब किसी ठोस का गलनांक यानी कि जो तापमान है ना वो उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दिखाता है। अर्थात हमारे पास मान लेते हैं 4 पदार्थ है, किसी का 0 डिग्री सेल्सियस है तापमान पिघलने का। यहाँ पे मानते हैं A, B, C 3 पदार्थ हैं। एक जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघल रहा है,
दूसरा 50 डिग्री सेल्सियस पर पिघल रहा है और तीसरे को चाहिए 90 डिग्री सेल्सियस। सवाल क्या है कि इन तीनों में से किसके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा गलनांक किसका है? सी का। तो सबसे ज़्यादा जो आकर्षण बल होगा वो किसके कणों के बीच होगा? वो होगा सी के कणों के बीच। उसके बाद सबसे कम आकर्षण बल किस में होगा? जिसका तापमान सबसे कम है, यानी कि दूसरे नंबर पर आएगा ए। और बीच में कौन रहेगा? बी। यानी कि सबसे ज़्यादा आकर्षण बल सी के कणों के बीच, उसके बाद बी के कण आएंगे और तीसरे स्थान पर आएंगे ए के कण। अर्थात जितना ज़्यादा गलनांक उतनी ज़्यादा आकर्षण बल जो है वो कणों के बीच मौजूद है। अब इस प्रक्रिया का नाम क्या है? संगलन। इस गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को हम कहते हैं संगलन। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी ठोस को द्रव में बदल सकते हैं। अगला हम जैसे ये बर्फ़ का है, हम लोग देखते हैं कि बर्फ़ अगर रखा जाए, हथेली पे रखे या ग्लास में रखे, वो पिघलने लगती है। अब हो क्या रहा है? आगे हम क्या करते हैं कि जल को ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, यानी कि और गर्म करते हैं जल को। ठीक है ना? पहले तो हमने बर्फ़ लिया, उसको गर्म किया तो जल में बदला। अब हम इसी जल को और गर्म करते हैं तो क्या हम लोग देखेंगे, क्या हम पाएंगे कि ये जो कण हैं उनकी गति जो है वो और तेज़ हो गई है। फिर ऐसे उनको हम जल को गर्म कर रहे हैं, ऊष्मीय ऊर्जा दे रहे हैं। एक तापमान ऐसा आएगा ना कि कणों में इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि फिर से वो अपने जो आकर्षण बल है ना, यानी कि जो द्रव जल के कणों के बीच का आकर्षण बल है, उसको तोड़कर क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र। और होगा क्या? द्रव जो है गैस में बदलना शुरू हो जाता है। अब वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, उस तापमान को इस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है, अर्थात सारे कण जो है ना वो एक साथ गति करेंगे, सारे कण एक साथ उबलेंगे। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है कि सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो वाष्प में बदल जाते हैं। यानी कि हमने अभी किस अवस्था को किस में बदला? किसी द्रव को हमने बदला गैस में, वाष्प में बदल दिया। जल के लिए ये तापमान है 373 केल्विन और सेल्सियस में कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? तो हम अगर जल को और गर्म करते जाएं, उसको ऊष्मीय ऊर्जा देते जाएं, तापमान बढ़ाते जाएं, तो वो क्या होगी कि एक समय आएगा कि वो द्रव जो है वाष्प में बदल जाएगा। जैसे कि ये चित्र में हम लोग देख पा रहे हैं, जल को गर्म किया जा रहा है और ये जल जो है अपने गैसीय अवस्था द्रव गैस में जल वाष्प में बदल गया है। और जल वाष्प कहाँ जा रहा है? ये ऊपर की तरफ गति कर रहा है। तो अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो हम लोग किसी ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में बदल सकते हैं। अब जब हम इन वस्तुओं को, इन पदार्थों की अवस्था को बदलते हैं ना, तो हम इनको ऊष्मा देते हैं। ठीक है? तो जब हम ऊष्मा देते हैं तो तुरंत ये पदार्थ जो है पिघलना या जलवाष्प में बदलना शुरू नहीं करते हैं। एक समय आता है, उसके बाद ही कोई पदार्थ जो है वो पिघलता है और कोई पदार्थ जो है वो उबल कर गैस में बदलता है। तो तब तक जो दी हुई ऊष्मा है ना वो छुपी हुई रहती है। छुपी हुई क्यों है? क्योंकि तुरंत असर नहीं दिखा, तुरंत बर्फ़ जो है वो फटाक से नहीं पिघल गया, तुरंत पानी जो है भाप में नहीं बदल गया। यानी कि जो हमने ऊष्मा दी है वो गुप्त रूप से है, वो छुपी हुई है। इस छुपी हुई ऊष्मा ये दो प्रकार की होती है। एक तो हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। संगलन यानी कि जब कोई ठोस द्रव में बदल रहा है। और हम आगे पढ़ेंगे वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि जब कोई द्रव जो है गैस में बदल रहा है तब। परिभाषा क्या है? वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक, अगर बर्फ़ होता है तो 1 केजी बर्फ़ को अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव में बदल रहे हैं तो उस को बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा चाहिए वो संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसका एक इम्प्लीकेशन ये भी है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। यानी कि हम 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या लेते हैं? पानी,
और हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पर लेते हैं बर्फ़, तो जो पानी के कणों की ऊर्जा है ना वो ज़्यादा होगी। बर्फ़ के जो कणों की ऊर्जा है वो पानी की तुलना में कम होगी, जल के कणों की तुलना में कम होगी। उसी प्रकार से वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा है, ये भी छुपी हुई ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा है। क्यों? क्योंकि पानी को जब हम गर्म करते हैं तो वो पानी तुरंत उबलता नहीं है, या फिर वो तुरंत भाप नहीं बनता है। कुछ समय के बाद ही वो भाप में बदलना, वाष्प में बदलना शुरू करता है और उबलना भी शुरू करता है। तो तब तक जो हम लोगों ने ऊष्मा प्रदान की, किस दाब पर? वायुमंडलीय दाब पर। और कितनी द्रव को? 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए दी गई ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा, यानी 1 kg जल ले रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर उसको गैस में बदला जा रहा है, तो जितना हम लोगों ने हीट एनर्जी सप्लाई किया वो वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो जैसे हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था जल के कण, उसी प्रकार अब हम लोग लेते हैं जल, और ये जल के कणों से बना हुआ वाष्प। 100 डिग्री सेल्सियस से दोनों का ही तापमान, लेकिन इसी तापमान पर इस भाप के कण जो है ना, इनके पास ज़्यादा ऊर्जा है। यही कारण है कि जब हम रोटी पकाते हैं ना और वो फूट जाती है, तब उसका भाप जो है वो बहुत गर्म हमें लगता है, जबकि उतने ही तापमान पर अगर हम गर्म पानी में हाथ डालें ना, वो इतना गर्म महसूस नहीं होता। आगे हम लोग जानेंगे कि तापमान बदल कर हम लोग पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। जैसे कि हमने ठोस को द्रव में बदला, द्रव को गैस में बदला, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं कि जो द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होंगे, वो सीधे ठोस अवस्था से गैस में बदल जाते हैं और फिर गैस से वो वापस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को, जिसमें कोई ठोस अवस्था से पदार्थ सीधे गैस में बदल जाए, इसको कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। इसकी उल्टी प्रक्रिया यानी कि गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया कहलाती है निक्षेपण। उदाहरण जैसे कि कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है, इसके साथ ही नैफ्थलीन है। इन सब की खासियत क्या है ना, कि ये सभी ठोस हैं। इनको जब हम गर्म करते हैं ना, तो ये सीधे किस में बदल जाते हैं? गैस में, यानी कि पिघल कर पानी जैसी अवस्था में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब हम इनको ठंडा करें इनके गैस को, तो ये सीधा किस में बदल जाते हैं? ठोस में बदल जाते हैं। तो एक और परिवर्तन हमने देखा कि ठोस से गैस में और गैस से सीधे ठोस में बदलना। जैसे कि कैम्फर है, जिसको दिया में उपयोग किया जाता है, जब इसको हीट किया जाता है यानी कि गर्म, तो ये किस में बदल गया है? गैस में बदल गया है। जबकि कैम्फर यानी कि जो कपूर है वो खुद ठोस अवस्था में है। अर्थात अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो ये पढ़ा कि हम तापमान बदल कर एक पदार्थ को उसकी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। अर्थात गर्म करने या ठंडा करने से पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। यानी कि ठोस अवस्था को गर्म करें तो द्रव में, द्रव अवस्था को गर्म करें तो गैस में। उल्टा चलें, गैस को द्रव में बदलना हो तो हम ठंडा करेंगे, शीतलता प्रदान करेंगे, और द्रव को ठोस में बदलना हो तब भी हम उसको ठंडा करेंगे, शीतलता प्रदान करेंगे। एक और कारण है जिससे हम लोग पदार्थ की अवस्था बदल सकते हैं, वो है किसी पदार्थ के दाब को बदलना। और इससे हम लोग बस किसी गैस को द्रव में बदल सकते हैं। और कैसे? हम लोग दबाव बढ़ाएंगे और तापमान घटाएंगे। जब हम पदार्थ पर दबाव बढ़ाते हैं ना, तो उनके कणों के बीच की दूरी कम होती जाती है, और एक समय ऐसा आएगा कि इस पदार्थ के कणों के बीच की दूरी इतनी कम हो जाएगी कि उस पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। जैसे कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको सूखा बर्फ भी कहते हैं। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड वो द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, और इस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। तो हम लोग कभी पढ़ें पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में अंतरा रूपांतरण। ठोस को द्रव में बदलना, किसी द्रव को गैस में बदलना, गैस को ठोस में बदलना, और उल्टा भी हम लोग ठोस को गैस में बदलेंगे, गैस को द्रव में बदलेंगे, और द्रव को ठोस में बदलेंगे। इन सारी प्रक्रियाओं के कुछ न कुछ नाम दिए हुए हैं जो हमें याद रखना है। अब इन तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतर रूपांतरण किसके द्वारा तय होता है? दाब और तापमान।
हम जान रहे हैं कि अगर हम तापमान बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो पदार्थ ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में या फिर गैस से द्रव और ठोस में बदल सकता है। इसके साथ एक नया टॉपिक है जो हम जानेंगे यहाँ पर, तापमान को एक इकाई से दूसरी इकाई में बदलना। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बर्फ़ है उसका गलनांक है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन। तो हम लोग तापमान को या तो सेल्सियस में नाप सकते हैं या फिर केल्विन में, और वैसे ही हम लोग सेल्सियस वाले तापमान को केल्विन में बदल सकते हैं। अब इसके लिए करना क्या है, डिग्री सी से के में जाने के लिए 273 जोड़ना होता है, और अगर हम चाहते हैं केल्विन से डिग्री सेल्सियस में तापमान को बदलें तो हम लोग 273 घटाएंगे। जैसे कि 300 केल्विन को बदलना है सेल्सियस में, तो हम क्या करेंगे, 300 में से 273 घटाएंगे, और 273 घटाने पर कितना आएगा, 27। अब ये तापमान क्या किस में हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। वैसे इन सभी केल्विन वाले तापमान को सेल्सियस में बदलना है। एक हम लोग सॉल्व करते हैं कि डिग्री सेल्सियस वाले तापमान को केल्विन में बदलें। इसमें हम क्या करेंगे, 273 जोड़ देंगे और ये कितना आएगा, 298 केल्विन। तो इस प्रकार से जब हमें केल्विन से सेल्सियस में जाना हो 273 घटाएंगे, सेल्सियस से केल्विन में जाना होगा 273 जोड़ेंगे। कुछ सवाल हैं, इन सभी सवालों का आप जवाब खोजने की कोशिश करें, आसान से हैं।